नेपाल की सत्ता चला रही कम्युनिस्ट पार्टी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए वहां के कार्यवाहक पीएम केपी शर्मा ओली को पार्टी से निकाल दिया। साथ ही पार्टी से उनकी प्राथमिक मेंबरशिप भी रद्द कर दी गई। कम्युनिस्ट पार्टी के इस फैसले के बाद नेपाल में फिर एक बार राजनीतिक संकट गहरा गया। इससे पहले प्रचंड समूह ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए ओली से 3 दिन में सफाई देने को कहा था, लेकिन ओली की तरफ से कोई जवाब नहीं आने के बाद पार्टी की मेंबरशिप से निकालने का फैसला किया गया। इससे पहले ओली समूह ने पार्टी प्रवक्ता और प्रचंड के करीबी नारायण काजी श्रेष्ठ को हटाया। इसके बाद प्रचंड को कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटा दिया था। इसके बदले में प्रचंड समूह ने ओली को पहले अध्यक्ष पद से हटाया, उसके बाद अब उनको पार्टी से बाहर निकाला गया। यूपी के प्रयागराज में पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबियों की दुकानों और मकानों को ढहा दिया गया। आरोप है कि बिना नक्शा पास करवाए अवैध तरीके से उन्हें बनवाया गया था, जिन पर प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कार्रवाई की और पल भर में अवैध दुकानों और मकानों को जमींदोज कर दिया गया। अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए 2 खुदाई करने वाली मशीनें लगाई गईं, जो बिना वक्त गवाए दुकानों और मकानों को हर तरफ से ढहाने में जुट गईं। शान से खड़े इन अवैध निर्माण को मलबे के ढेर में तब्दील होने में मशीनों ने जरा भी देर नहीं लगाई। अतीक अहमद के जिन करीबियों पर ये कार्रवाई हुई, उनमें एक का नाम सद्दाम और दूसरे का नाम अकरम है और दोनों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अतीक अहमद गैंग के सक्रिय सदस्य भी हैं और इनके द्वारा अवैध रूप से मकान जो बनाया गया है या गिराया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान मौके पर किसी तरह का हंगामा ना हो, इसके लिए वहां भारी तादाद में पुलिसकर्मी भी तैनात रहे। यूपी के लखीमपुर खीरी से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया। वहां जमीन के विवाद में 2 गुटों के बीच हुए हिंसक टकराव ने इलाके को दहशत से भर दिया। बताया गया कि रास्ते को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों के लोग मारपीट पर उतारू हो गए और एक दूसरे पर लाठियों डंडों से हमला शुरू कर दिया। हमले के दौरान कई लोग वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की। सामने आए एक वीडियो में एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष पर लाठियां बरसाते हुए नजर आए। हमले के दौरान मार खाने से घायल हुआ एक आदमी सड़क पर ही गिर गया, जिसके बाद वहीं चीख पुकार मच गई। इसके बाद भी बवाल नहीं थमा। काफी देर तक ये लोग इसी तरह गुत्थम गुत्था करते रहे। वहीं वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और मामले की जांच में जुट गई। 26 जनवरी के मौके पर ट्रैक्टर रैली को लेकर जो तकरार अब तक पुलिस और किसानों के बीच चल रही थी, उस पर अब विराम लग चुका है। आपसी सहमति से 3 ऐसे रूट पर मोहर लगा दी गई है जहां किसान अपनी ट्रैक्टर रैली को निकाल सकेंगे। लेकिन इस रैली के बीच पुलिस प्रशासन की फिक्र उस खुफिया इनपुट ने और बढ़ा दी है, जिसमें इस बात का दावा किया गया है कि किसान आंदोलन में हिंसा की आग भड़काने के लिए पाकिस्तान एक खतरनाक साजिश को अंजाम दे रहा है। एक ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को, इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है। ट्रैक्टर रैली को डिस्टर्ब करने के बहुत सारे इनपुट्स इंटेलिजेंस के थ्रू और वेरियस एजेंसीज के थ्रू ये बार बार आ रहे हैं। जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं। ट्रैक्टर रैली पर थमी रात। आपसी सहमत से लगी मुहर। तीन रूट पर निकलेगी रैली। सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम। छब्बीस जनवरी के मौके पर किसानों की जिस ट्रैक्टर रैली पर संग्राम छिड़ा हुआ था, वो संग्राम अब थम गया है।
पुलिस, प्रशासन और किसानों की आपसी सहमति के बीच 3 ऐसे रास्तों के प्रस्ताव पर मोहर लग गई है, जिन रास्तों के जरिए किसान अपनी ट्रैक्टर रैली को निकाल सकेंगे। दावा किया जा रहा है कि इन रास्तों के जरिए ना तो गणतंत्र दिवस के किसी कार्यक्रम में खलल पड़ने वाला है और न ही किसानों की मांग को किसी तरह की ठेस पहुंचने वाली है। ट्रैक्टर किसान परेड को लेकर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच मैराथन बैठकों के बाद बीच का हल निकल आया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस कार्यक्रम खत्म होने के बाद किसान दिल्ली के गाजीपुर, टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर तय रूट्स पर अपनी किसान ट्रैक्टर परेड निकाल सकते हैं। यही नहीं, दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस दौरान कई नियमों का पालन भी किसानों और उनके संगठनों को करना होगा। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਪੂਰਾ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਏਗਾ। इसलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर जिन 3 रूट पर आपसी सहमति के बाद किसानों और पुलिस प्रशासन ने मोहर लगाई है वो हैं कौन कौन से। पहला रूट है सिंघू बॉर्डर का, दूसरा रूट है टीकरी बॉर्डर का, तीसरा रूट है गाजीपुर बॉर्डर का। दिल्ली के 3 जगहों से जहां पर वो दिल्ली के मुहाने पे जहां बैठे हैं, जो कि सिंघू बॉर्डर है, टीकरी बॉर्डर है और गाजीपुर बॉर्डर है, वहाँ पर से उन्हें सीधे जो बैरिकेड्स और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो हमारा लगा है वहाँ से उसे हटाकर उनको दिल्ली के अंदर उन मेन रोड्स पे कुछ किलोमीटर तक अंदर आए। जो सर्कुलेशन है ये एक ऑप्टिमम तरीके से, ये पीसफुल और डिसिप्लिन तरीके से हो, इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है। अब इन 3 रूट पर बने उस फॉर्मूले को भी समझिए जिसने किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच हुई बातचीत की राह को आसान कर दिया। जिक्र करते हैं पहले रूट यानी सिंघू बॉर्डर का। यहां से ट्रैक्टर रैली का जो रूट तय किया गया है वो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, कंझावाला, बबाना और चंदी बॉर्डर और हरियाणा तक तय किया गया है। इस रूट की कुल दूरी करीब 64 किलोमीटर आंकी गई है। रूट नंबर 2 जो कि टीकरी बॉर्डर से शुरू हो रहा है वो नांगलोई, नजफगढ़, झड़ौदा, बादली और कुंडली मानेसर पलवर एक्सप्रेस वे तक तय किया गया है, जिसकी दूरी करीब 60 किलोमीटर है। इसी तरह तीसरे रूट का भी नक्शा तैयार किया गया है। गाजीपुर बॉर्डर से शुरू होने वाला ये रूट अप्सरा बॉर्डर और डासना तक तय किया गया है। इस रूट की दूरी करीब 40 किलोमीटर है। सेलिब्रेशन और रिपब्लिक डे सिक्योरिटी अरेंजमेंट का जो आर्टेरियल रोड्स जो रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा पहले उनको दाहिने बाएं टर्न कराकर एक रेस्पेक्टेबल स्ट्रेच, जो अगर उसको हम उसका आकलन करें तो करीब 63 से 64 किलोमीटर का स्ट्रेच टीकरी बॉर्डर से एंटर करने पर, और वही करीब 62-63 किलोमीटर का स्ट्रेच जब हम सिंघू बॉर्डर से एंटर करते हैं तब, और गाजीपुर से जब एंटर करते हैं तो तकरीबन 46 किलोमीटर का जो स्ट्रेच जो टोटल साइकिल है, और जो एक्सपेक्टेड ट्रैक्टर्स की संख्या है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो कि ये जो सर्कुलेशन है ये एक ऑप्टिमम तरीके से, ये पीसफुल और डिसिप्लिन तरीके से हो। इस पर इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है। दरअसल दिल्ली पुलिस को लगातार इस बात के इनपुट मिल रहे हैं कि किसान आंदोलन और ट्रैक्टर रैली की आड़ में किसी खतरनाक साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि अब इस मामले में पाकिस्तान का नाम भी सामने आने लगा है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की चिंता और ज्यादा बढ़ी हुई है। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को होने वाली किसान ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस ने कैमरे पर एक बड़ा दावा किया है। दिल्ली पुलिस ने खुलासा करते हुए ये कहा है कि 308 पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल गड़बड़ी फैलाने की मंशा से लगातार काम कर रहे हैं। यही नहीं, दिल्ली पुलिस ने कैमरे पर यह बात भी कबूल करी है
कि पाकिस्तानी बेस आतंकवादी और कई असामाजिक तत्व जो हैं वो किसान रैली पर नजर गड़ाए हुए हैं और 26 जनवरी को किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर किसान रैली को लेकर अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं और किसानों से भी अपील करी है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। दिल्ली पुलिस का दावा है कि गणतंत्र दिवस और ट्रैक्टर रैली के बीच पाकिस्तान के आतंकी संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। खास बात यह है कि माहौल को खराब करने के लिए इस बार पाकिस्तान सोशल मीडिया को अपना हथियार बना रहा है। दिल्ली पुलिस को इस बात के पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं कि पाकिस्तान से ऐसी ही किसी साजिश को अंजाम देने के लिए 308 ट्विटर हैंडल को जनरेट किया गया है। इन ट्विटर हैंडल पर देश में माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। जितने जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनके मन में एक भ्रम पैदा करने के लिए 308 ट्विटर हैंडल पाकिस्तान से जनरेट हुए हैं और वो कॉन्टिन्यूअस इस पर काम कर रहे हैं ताकि एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो, एक वैमनस्यता की स्थिति पैदा हो। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए और इसके अलावा और भी इनपुट है, देश के बहुत सारे जगहों से ये इनपुट है कि जिस समय में ये रैली होगी उस समय में हम उसमें कुछ गड़बड़ी पैदा करेंगे, उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करेंगे ताकि एक डिस्टर्ब्ड सिचुएशन पैदा हो जाए और एक डिस्टर्ब्ड परसेप्शन पैदा हो जाए। तो इसका भी ध्यान रखते हुए इस विषय पर भी उनके साथ एक सशक्त संवाद पैदा किया। दिल्ली पुलिस के पास ये अकेला इनपुट नहीं है। खुफिया एजेंसियों को लगातार इस बात की जानकारी हाथ लग रही है कि भीड़ का फायदा उठाकर दिल्ली और आसपास के इलाकों में कानून व्यवस्था को चुनौती दी जा सकती है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ किसान भी न सिर्फ इस रैली की मॉनिटरिंग का दावा कर रहे हैं बल्कि इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह से कोई रैली के बीच में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। हमारा ये है कि जो दिल्ली में परेड जब रहेगी तो दिल्ली पुलिस रहेगी और हमारे किसान यूनियन के लोग रहेंगे और जब उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर रहेंगे वहाँ तक उत्तर प्रदेश पुलिस और किसान संगठन के लोग रहेंगे। तो क्या इस रैली को पूरा मॉनिटरिंग के लिए आपने कुछ व्यवस्था की गई है? हाँ, व्यवस्था कर रखी, सब लोग हमारे रहेंगे जो मॉनिटरिंग का काम करेंगे, रहेंगे भी। तो जिस तरीके से आप बताया था कि आपको ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए इजाज़त दी गई है तो क्या आपको अंदेशा लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ी की आशंका हो सकती है? नहीं, कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा और गलत तरीके का कोई आदमी आएगा, कोई वो करेगा तो उसकी सब लोग, हम भी और दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस और हरियाणा पुलिस उनको पूर्ण रूप से कंट्रोल करेंगे। भले ही ट्रैक्टर रैली पर पुलिस प्रशासन और किसानों के बीच सहमति बन गई हो, लेकिन पुलिस की सबसे बड़ी चिंता उन साजिशों को लेकर ही है जिन्हें इस आंदोलन की आड़ में अंजाम दिया जा रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सर्दी का सितम जारी है। हालांकि बर्फबारी पिछले कुछ दिनों से थमी हुई है, लेकिन शीतलहर और तापमान गिरने से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ठंड की वजह से झरने जमने लगे हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के पास शेषनेत्र झील भी पूरी तरह से जम गई है। कुछ दिन पहले हुई बर्फबारी के बाद अभी भी पूरे इलाके में बर्फ जमी हुई नजर आई, जबकि शेषनेत्र झील का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया। झील एक बड़े मैदान में तब्दील हो गई और एक आदमी को आराम से इस झील के ऊपर चलता हुआ देखा गया। तो शेषनेत्र झील है जो कि जम चुकी है, तापमान में भारी गिरावट है, लगातार वहां पर बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें आप देखिए, अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि यहाँ पर झील थी भी या नहीं। तो पहाड़ों पर लगातार सर्दी का सितम जारी है, लगातार बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, ठंड बढ़ चुकी है, तापमान में गिरावट है और वहां पर जो झील है वो भी जम चुकी है। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें केदारनाथ से भी सामने आई। मंदिर के आसपास का पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढका हुआ नजर आया। बर्फबारी की वजह से यात्रा के रास्ते और वहां हुए नुकसान को देखने प्रशासन की एक टीम भी केदारनाथ पहुंची और पूरे इलाके की तस्वीरें और वीडियो बनाए। बताया गया कि फिलहाल केदारनाथ में 1.5 से 2 फीट मोटी बर्फ जमा है। तो केदारनाथ में 1.5 से 2 फीट मोटी बर्फ जमा है और यात्रा पर हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची, हालात का जायजा लिया। लगातार केदारनाथ में बर्फबारी हो रही है और आप देखिए धाम के आसपास पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। अभी 1.5 से 2 फीट तक वहां पर बर्फ जमी हुई है और बर्फ को हटाने का काम भी लगातार जारी है।
केदारनाथ जी की यात्रा के लिए जिले में पहली बैठक कर ली गई है। इस क्रम में ये निर्णय लिया गया था कि एक एडवांस टीम जाके थोड़ा मौका मुआयना करके आएगी, वहाँ पे कुछ वीडियोस वगैरह भी कलेक्ट करके लेके आएगी, ताकि यहाँ पे हम लोगों को पता लग सके कि किस प्रकार की बर्फबारी वहाँ पे हुई है, या अगर कोई क्षति हुई है तो किस प्रकार की क्षति है, वर्तमान में वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस मार्च में कांग्रेस के कई नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए और इसकी अगुवाई मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की, जो मार्च के दौरान खुद एक ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए। उनके पीछे ट्रैक्टरों की लंबी कतार थी, जिन पर बैठे कार्यकर्ताओं ने कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ खूब नारे भी लगाए। 3 काले कानून को लेकर लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर में आंदोलन कर रहे हैं और हम किसानों के साथ खड़े हैं। ये मार्च कई इलाकों से होकर गुजरा। सभी जगहों पर पुलिस के जवान तैनात रहे, ताकि इसकी वजह से ट्रैफिक पर कोई असर न पड़े। जो रूट अपना दोहरा शतक पूरा नहीं कर पाए। श्रीलंका के खिलाफ गॉल में चल रहे दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड के कप्तान जो रूट दोहरा शतक जड़ने से चूक गए। जो रूट 186 रन की निजी स्कोर पर रन आउट हो गए। अयोध्या में महंत परमहंस दास ने हवन और पूजन कर भगवान से किसान आंदोलन जल्द खत्म होने की प्रार्थना की और धरने पर बैठे किसानों को नकली किसान बताया। भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आज जो है नकली किसानों की बुद्धि शुद्धि के लिए यहाँ पर हवन किया गया। यूपी के फतेहपुर में बालिका दिवस के मौके पर हाई स्कूल की टॉपर छात्रा भानवी द्विवेदी एक दिन की डीएम और हिमांशी विश्वकर्मा एसपी बनी। चार्ज लेते ही दोनों बेटियों ने अफसरों से महिला सुरक्षा और शिक्षा में सुधार पर कई सुझाव दिए। खबर है कि देश की सबसे धनी महानगर पालिका बीएमसी जल्द ही अपने बॉन्ड शेयर मार्केट में उतार सकती है, क्योंकि कोरोना की वजह से बीएमसी इन दिनों आर्थिक संकट से गुजर रही है। 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। बिहार के पूर्वी चंपारण से सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 लाख रुपए का दान दिया। पीएम नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। दोपहर 12 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इस बीच केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रहेंगी। इस पुरस्कार के लिए खेल, कला, संस्कृति, सामाजिक सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धि वाले बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हैं। इस साल देश भर के 32 आवेदकों को बाल शक्ति पुरस्कार के लिए चुना गया है। यूपी के मैनपुरी में कुछ लोगों ने बीच सड़क पर एक आदमी की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि उस आदमी ने अपने साथी के साथ मिलकर एक बकरे को चुरा लिया, लेकिन जैसे ही वो दोनों मोटरसाइकिल से भागने लगे, गांव के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। इस बीच एक बदमाश तो वहां से भाग निकला, लेकिन दूसरे बदमाश को लोगों ने दबोच लिया और फिर बीच सड़क पर उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिनमें एक तस्वीर में 2 महिलाएं उसे पीटती नजर आई। गुस्से में तमतमाई एक महिला तो उस पर चप्पल लेकर टूट पड़ी। इस बीच वहां कुछ लोग भी मौजूद रहे, लेकिन किसी ने भी उसे छुड़ाने की कोशिश नहीं की। इस दौरान वो बदमाश बकरा चोरी करने की बात से इनकार करता रहा, लेकिन लोगों के सामने उसकी एक ना चली। तभी वहां कुछ और लोग पहुंच गए और उन्होंने भी उसके साथ मारपीट की। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस के लोग भी पहुंच गए, जिन्होंने उसे लोगों से छुड़ाया और फिर गाड़ी में बैठाकर वहां से थाने ले गए। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए निशांत शर्मा का पार्थिव शरीर देर रात सहारनपुर में उनके घर पहुंचा। 4 दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से अचानक हुई फायरिंग में निशांत बुरी तरह घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन 4 दिन बाद इलाज के समय ही उनकी मौत हो गई। उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचते ही परिवार के लोग मातम मनाने लगे, जबकि शहीद को श्रद्धांजलि देने सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी। निशांत के घर से बाहर तक जाने वाली सड़क पर लोग खचाखच भरे दिखाई दिए। ये घटना बहुत ही पीड़ाजनक है और हम सब लोगों को इस घटना का बहुत ही दुख है। हम उनके परिवार के प्रति सांत्वना व्यक्त करते हैं और ईश्वर से, परम पिता ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो है शहीद की आत्मा को शांति प्रदान करें। पटना के नजदीक दानापुर में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन किया। इन दिनों लालू यादव की तबीयत खराब है और उन्हें 2 दिन पहले ही सांस लेने में तकलीफ होने के बाद रांची से इलाज के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया है। हैदराबाद में मुस्लिम महिलाओं में भगवान राम की तस्वीर पर फूल चढ़ाए।
हैदराबाद में राम मंदिर के लिए चंदा मांगने के समय कुछ मुस्लिम महिलाओं ने भगवान राम की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश की। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में 18 जनवरी को पाकिस्तान की फायरिंग में घायल हुए नायक निशांत शर्मा इलाज के समय शहीद हो गए। यूपी के मेरठ में पुलिस ने छापा मारकर करीब 50 लाख रुपए की नकली शराब का जखीरा जब्त कर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौर ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की और राजस्थान सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। महिला विरोधी सरकार तो थी ही, जिस तरह से कानून व्यवस्था है, अब किसान विरोधी भी हो गई और गांव विरोधी भी हो गई। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से हजारों की संख्या में किसानों ने पैदल मार्च निकाला। ये किसान आज मुंबई में राज्यपाल के आवास का घेराव करेंगे। अभिनेता वरुण धवन और नताशा दलाल रविवार को शादी के बंधन में बंध गए। दोनों ने अपने परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में अलीबाग के एक रिजॉर्ट में 7 फेरे लिए। ब्रिटेन में तूफान के बाद आई बाढ़ की वजह से वहां हजारों लोग बेघर हो गए। इस तूफान की वजह से कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जिसके बाद वहां बहने वाली नदियां उफान पर आ गई और उनका पानी कई रिहायशी इलाकों पर कहर बनकर टूटा। वहां की सड़कों, मकानों और बाजारों पर उसने डेरा जमा लिया। बाढ़ से हुई तबाही की कुछ डरा देने वाली तस्वीरें वर्स्टशर से सामने आईं। वहां बाढ़ का पानी सड़कों पर सैलाब की तरह बहता दिखा। सड़कें तो नहरों की तरह पानी से लबालब भरी नजर आईं। सड़क पर भरे पानी में कई बैरिकेड बहते हुए दिखाई दिए, जबकि सैलाब में सब कुछ गवा चुके एक आदमी की आंखों में आंसू बहते दिखे। बाढ़ के आगे सब बेबस दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे शहर झील में तब्दील हो गया हो। सड़कें तो कमर तक पानी में डूब गईं। कुछ लोग तो अपने घरों में कैद ही हो गए, जबकि कई लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। हालांकि बचाव दल के लोग घरों से पानी निकालने की कोशिश में जुटे दिखे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें मोटरसाइकिल पर स्टंट करने वाले 2 लड़कों ने वहां मौजूद किसानों को अपना करतब दिखाकर समर्थन दिया। ये दोनों स्टंटबाज जयपुर से वहां पहुंचे और पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों के बीच उन लोगों ने खतरनाक स्टंट किए। सामने आए वीडियो में दिखा कि खचाखच भरी भीड़ में दोनों स्टंटबाज कभी बाइक पर एक पांव से खड़े हो रहे थे, तो कभी पिछले चक्कों पर अपनी मोटरसाइकिलों को घुमा रहे थे। कभी बहुत ज्यादा तेज दौड़ लगाकर अचानक उन्हें रोक दे रहे थे। हम इनका जोश कम नहीं होने देंगे, चाहे कैसी भी स्थिति हो, हम हर वक्त आते रहेंगे। पेशेवर स्टंटबाजों ने ये भी बताया कि वो लोग आंदोलन में शामिल किसानों का मनोरंजन करने के लिए सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सर्दी का सितम जारी है। हालांकि बर्फबारी पिछले कुछ दिनों से थमी हुई है, लेकिन शीतलहर और तापमान गिरने से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ठंड की वजह से झरने जमने लगे हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के पास शेषनेत्र झील भी पूरी तरीके से जम चुकी है। कुछ दिन पहले हुई बर्फबारी के बाद अभी भी पूरे इलाके में बर्फ जमी है, जबकि शेषनेत्र झील का अंदाजा लगाना मुश्किल है। झील एक बड़े मैदान में तब्दील हो चुकी है और एक आदमी को आराम से इस झील के ऊपर चलता हुआ दिखाई दिया। तो ये तस्वीरें आप देखिए चमोली से, जहां पर ये शेषनेत्र झील है जो पूरी तरीके से जम चुकी है और वहां पर इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि यहाँ पर झील कहाँ पर थी। दरअसल लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे तापमान में भारी गिरावट है, सर्दी बढ़ चुकी है, आम लोगों की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं और लोग खासे परेशान हैं इस बर्फबारी की वजह से। कुछ ऐसी ही तस्वीरें केदारनाथ से भी सामने आई। मंदिर के आसपास का पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढका हुआ नजर आया। बर्फबारी की वजह से यात्रा के रास्ते और वहां हुए नुकसान को देखने प्रशासन की एक टीम भी केदारनाथ पहुंची और पूरे इलाके की तस्वीरें और वीडियो बनाए। बताया गया कि फिलहाल केदारनाथ में 1.5 से 2 फीट मोटी बर्फ जमा है। तो केदारनाथ में 1.5 से 2 फीट मोटी परत जमा है और ऐसे में प्रशासन की एक टीम वहां पर पहुंचती है, क्योंकि जो रास्ता मार्ग है धाम पहुंचने का, वहां पर काफ़ी नुकसान हुआ है और हालात का जायजा लिया प्रशासनिक टीम ने। वहां पर लगातार बर्फ को हटाने का काम जारी है। केदारनाथ जी की यात्रा के लिए जिले में पहली बैठक कर ली गई है। इस क्रम में ये निर्णय लिया गया था कि एक एडवांस टीम जाके थोड़ा मौका मुआयना करके आएगी, वहाँ पे कुछ वीडियोस वगैरह भी कलेक्ट करके लेके आएगी, ताकि यहाँ पे हम लोगों को पता लग सके कि किस प्रकार की बर्फबारी वहाँ पे हुई है, या अगर कोई क्षति हुई है तो किस प्रकार की क्षति है, वर्तमान में वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं।
कृषि सुधार कानूनों के विरोध में मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस मार्च में कांग्रेस के कई नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए और इसकी अगुवाई मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की, जो मार्च के दौरान खुद एक ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए। उनके पीछे ट्रैक्टरों की लंबी कतार थी, जिन पर बैठे कार्यकर्ताओं ने कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ खूब नारे भी लगाए। 3 काले कानून को लेकर लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर में आंदोलन कर रहे हैं और हम किसानों के साथ खड़े हैं। ये मार्च कई इलाकों से होकर गुजरा। सभी जगहों पर पुलिस के जवान तैनात रहे ताकि इसकी वजह से ट्रैफिक पर कोई असर न पड़े। यूपी के लखीमपुर खीरी से चौंका देने वाला वीडियो सामने आया। वहां जमीन के विवाद में 2 गुटों के बीच हुए हिंसक टकराव ने इलाके को दहशत से भर दिया। बताया गया कि रास्ते को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों के लोग मारपीट पर उतारू हो गए और एक दूसरे पर लाठियों डंडों से हमला शुरू कर दिया। हमले के दौरान कई लोग वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की। सामने आए एक वीडियो में एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष पर लाठियां बरसाते हुए नजर आए। हमले के दौरान मार खाने से घायल हुआ एक आदमी सड़क पर ही गिर गया, जिसके बाद वहीं चीख पुकार मच गई। इसके बाद भी बवाल नहीं थमा। काफी देर तक ये लोग इसी तरह गुत्थम गुत्था करते रहे। वहीं वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और मामले की जांच में जुट गई। ये खबर चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों की होश उड़ाने वाली है, क्योंकि जोधपुर के आसमान में भारत और फ्रांस के बीच एक ऐसे युद्धाभ्यास को अंजाम दिया गया जिसमें पहली बार भारत की तरफ से रफाल विमानों ने हिस्सा लिया। सुखोई और मिराज जैसे घातक लड़ाकू विमानों के बीच जब इस युद्धाभ्यास को अंजाम दिया गया तो दुश्मन मुल्क थर-थर कांप उठे। सब तैयारी चल रही है। अगर वो एग्रेसिव हो सकते हैं तो हम भी होंगे। आसमान में राफाल की गर्जना। हवा में सुखोई ने भरी हुंकार। रेत के समंदर से उठा मिराज का तूफान। डेजर्ट नाइट में वायुसेना का दम। चीन को दहशत में लाने वाला युद्धाभ्यास। भारत और फ्रांस के बीच हुए ये उस युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं जिसने चीन के माथे पर शिकन की लकीरें पैदा कर दी हैं। जोधपुर के आसमान में हुंकार भरते ये विमान महज एक वॉर एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये दुश्मन के किले को भेदने वाले वो ब्रह्मास्त्र हैं जिनकी तकनीक और कौशल का लोहा पूरी दुनिया मानती है। यही वजह है कि भारत और फ्रांस के बीच जोधपुर डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज के बाद भारत ने एक बार फिर चीन को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। न्यूज 18 इंडिया के सवाल पर भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर चीन भविष्य में किसी भी तरह की हिमाकत करता है तो भारत भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। लगातार कॉन्फ्लिक्ट हम लोग देख रहे हैं LAC पे भारत और चीन के बीच में। अभी चूंकि विंटर्स हैं, लेकिन उसके बाद बताया जा रहा है कि चाइना जो है वो अग्रेसिव हो सकता है। तो ऐसे में इंडियन एयरफोर्स की तैयारी इस वक्त कैसी है? क्या अभी भी कंटिन्यू फ्लाइंग हो रही है उन सब इलाके में, खासतौर पर रफाल फ्लाई कर रहे हैं उस तरफ? हाँ, सब तैयारी चल रही है। अगर वो एग्रेसिव हो सकते हैं तो हम भी होंगे। हमारी तैयारी पूरी है।
दरअसल जोधपुर में अंजाम दी गई ये वॉर एक्सरसाइज इस मामले में भी अनोखी है, क्योंकि पिछले साल अगस्त महीने में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद ये पहला युद्धाभ्यास है जिसमें फ्रांस ने भी भारत के साथ हिस्सा लिया है। डेजर्ट नाइट 21 नाम के इस युद्धाभ्यास में राफाल जैसे लड़ाकू विमान के शामिल होने का मतलब एकदम साफ है, और वो ये कि अगर दुश्मन मुल्क भारत के साथ किसी भी तरह की हिमाकत करने की कोशिश करता है तो उसे जवाब देने के लिए ये राफाल एकदम तैयार है। खास बात यह है कि धीरे धीरे भारतीय वायुसेना का ये बेड़ा और ज्यादा मजबूत होने जा रहा है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इस महीने के अंत तक 3 राफाल भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। देखो 8 आ चुके हैं, बाकी आ रहे हैं, 3 और इस महीने के एंड से पहले आ जाएंगे। कुछ फ्रांस में ऑलरेडी हैं जिस पे हमारे पायलट्स ट्रेन कर रहे हैं। राफाल विमानों को गेम चेंजर लड़ाकू विमान माना जाता है। हवा में इनकी मारक क्षमता का लोहा दुनिया मानती है। यही वजह है कि जब फ्रांस जैसे सहयोगी देशों के साथ जोधपुर में इस वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया तो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की नींद उड़ गई। दरअसल यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि आखिर जोधपुर में इस युद्धाभ्यास के मायने क्या हैं। जोधपुर सामरिक लिहाज से अहम माना जाता है। जोधपुर में आसमान ज्यादातर साफ रहता है। यहाँ युद्धाभ्यास के दौरान उड़ान भरना आसान है। जोधपुर के सरहदी इलाकों तक बिना रुके लंबी दूरी की उड़ान भरी जा सकती है। करीब 6 साल पहले राफाल के पायलटों को जोधपुर का मौसम रास आया था, और सबसे बड़ी बात ये कि जोधपुर से पाकिस्तान के कराची शहर की दूरी महज 600 किलोमीटर है। यानी पलक झपकते ही पाकिस्तान जैसे दुश्मन मुल्क को उसकी मान में घुसकर जवाब दिया जा सकता है। 2 फ्रंट वॉर के मद्देनज़र भारतीय वायुसेना अपने आप को तैनात कर रही है, तैयार कर रही है उन सब मोर्चों पे जहां से कि भारत के जो दोनों दुश्मन हैं यानी कि चाइना और पाकिस्तान, उनको एक साथ मज़ा चखाया जा सके। इस वक्त हम लोग जोधपुर में हैं और यहाँ से अगर बात करें कराची, जो कि उनका एक व्यापारिक हब माना जाता है, कैपिटल माना जाता है पाकिस्तान का, महज 600 किलोमीटर जो है उसकी एरियल डिस्टेंस ट्रैवल है। यानी कि ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट रफाल जो आपके सामने देख रहे हैं आप, ये पलक झपकते जो है वहाँ पे पहुँच सकता है। डेजर्ट नाइट 21 एक ऐसा युद्धाभ्यास था जिसे दिन और रात में अंजाम दिया गया। इस दौरान राफाल उड़ाने वाले स्क्वाड्रन लीडर सार्थक ने हमसे अपने अनुभवों को साझा किया। मैंने इससे पहले मिग 27 एयरक्राफ्ट फ्लाई किया है और अब मैं राफेल फ्लाई कर रहा हूँ। राफेल जैसा कि आप जानते हैं ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, बहुत ही आधुनिक एयरक्राफ्ट है, आधुनिक चीज़ों से लेस है। और वो हर जहाज़ की अपनी कुछ खूबियाँ होती हैं, वो अपने कुछ टास्क होते हैं, उसको निभाने में हर जहाज़ इंडियन एयरफोर्स में पूरी तरीके से सक्षम है। इस अभ्यास के दौरान लोगों को एक हैरत अंगेज तस्वीर उस वक्त देखने को मिली जब 30,000 फीट की ऊंचाई पर फ्रांस के मल्टी रोल टैंकर एयरबेस A330 से भारतीय राफाल, मिराज 2000 और सुखोई विमानों में हवा में ही ईंधन भरने का अभ्यास किया गया। हवा में ईंधन भरना एक बेहद जटिल प्रक्रिया मानी जाती है। इसमें महारत होने के बाद लड़ाकू विमानों की क्षमता में इजाफा हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा देर तक ये हवा में उड़ान भर सकते हैं। जिस लेवल पे ये एक्सरसाइज की गई विद इन 3 to 4 डेज, 3.5 दिन तक खाली, वो एक बहुत अच्छा था। सो दोनों की प्रोफेशनलिज्म इसमें दिखता है कि कम समय के बावजूद थोड़े ही 2-3 दिन में एक्सरसाइज को बहुत हाई लेवल तक ले जाया गया। राफाल को उड़ाने वाले फ्रांस के पायलट भी मानते हैं कि राफाल उड़ाने वाले भारतीय पायलटों के साथ उनका तालमेल बहुत अच्छा रहा। The experience was very good, and the flight was very interesting for us. Yes. It's a very short. सुखोई और मिराज जैसे लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना कई मोर्चों पर परख चुकी है, लेकिन ये पहला मौका है जब राफाल भी भारत में किसी युद्धाभ्यास का हिस्सा बना है। यही वजह है कि पायलट भी ये मानते हैं कि पुराने विमानों के साथ नए विमानों की ये तकनीक दुश्मन मुल्कों के लिए बेहद घातक साबित हो सकती है।
एक नया मशीन है, भारतीय वायुसेना में आया है, बेहतरीन मशीन बताया जा रहा है उसको, ठीक है ना। बतौर Su-30 आप इसको फ्लाई कर रहे हैं, ये भी कम नहीं है, लेकिन इन दोनों के मुकाबले जब आप लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों को एक साथ कई ऑपरेशंस में जाना पड़ेगा, तो किस तरीके का आपने देखा इस पूरे एक्सरसाइज में? Su-30 is also equally potent platform, Rafale भी equally potent platform, तो दोनों साथ में actually we can enhance our capability. दरअसल चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत के खिलाफ लगातार किसी न किसी साजिश को अंजाम दे रहे हैं। यही वजह है कि भारत भी अपनी तैयारियों के साथ हर हालात में दुश्मन देशों से लोहा लेने को तैयार है। भले ही चीन छठी जनरेशन के लड़ाकू विमानों पर काम कर रहा हो, लेकिन भारतीय वायुसेना का ये दावा है कि चीन की किसी भी हिमाकत का माकूल जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। फिर चाहे बात नौसेना की हो, थल सेना की हो या फिर वायुसेना की ही क्यों ना हो। कुछ 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज हम उसी में इन्वॉल्व करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा 5th जनरेशन थोड़ा बाद में डेवलप हो रहा है, तो उसमें टेक्नोलॉजीज एंड सेंसर्स उस समय के जो कंटेम्प्रेरी होंगे वो ऐड किए जाएंगे। उसके पहले 5th जनरेशन काबू में आ जाए, फिर 6th जनरेशन की बात करेंगे। तो अभी हमारा जो विजन है वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड सेंसर्स हैं उसको उसी में ऐड करके अचीव किया जाए। तो ये हमारा ओवरऑल प्लान है। जो भी आप बोल रहे हैं कि एडवर्सरी के पास ये एयरक्राफ्ट है या ये कैपेबिलिटी है, तो हम भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। राफेल इंडक्शन ऑलरेडी आ गया, कैपेबिलिटी में ऑलरेडी काफ़ी इजाफा हुआ है, एंड इसके बाद हमने 83 LCA पे फाइनलाइज कर लिया है, वो साइन हो रहा है, उसका इंडक्शन शुरू होगा। तो स्थिति कंटिन्यूसली बेटर हो रही है इन टर्म्स ऑफ हमारे फ्यूचर इंडक्शंस। 5th जनरेशन का ऑलरेडी हमने काम शुरू कर दिया है, एंड उससे भी ज़्यादा, उससे उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं बोलूँगा कि जो हम वेपन्स एंड सेंसर्स पैरेलल में काम कर रहे हैं इंडिजिनस पे, वो भी इंडक्ट हो रहे हैं। तो वो भी कैपेबिलिटी वाइज उतने ही ज़रूरी हैं, एंड वो जल्दी इंडक्ट होंगे। तो उसके हिसाब से काफ़ी काम चल रहा है, एंड हमारी कैपेबिलिटी लगातार बढ़ रही है। फ्रांस और भारत के बीच ये सहयोग बेहद पुराना है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बरकरार रहेगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच आपस का यही तालमेल न सिर्फ दुश्मन देशों को माकूल जवाब देने का काम करेगा, बल्कि सैन्य शक्ति में भी इजाफा होगा।